साल था। एक आदमी बिहार की जमीन पर चढ़ता है। उसके पास ना कोई किताब है, ना कोई कलम, सिर्फ एक तलवार है और एक इरादा सदियों की शिक्षा को जला देने का। उसने वो किया जो आज तक किसी ने नहीं किया था। दुनिया के पहले इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को जला डाला। नालंदा यूनिवर्सिटी, एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका, दुनिया के हर कोने से छात्र आते थे। नालंदा सिर्फ भारत का नहीं था, वो दुनिया का ज्ञान केंद्र था। यहां पढ़ाया जाता था गणित, विज्ञान, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद, तर्क, दर्शन और भाषा। यहां की लाइब्रेरी इतनी विशाल थी कि जब उसे जलाया गया तो वो लगातार 6 महीने तक जलती रही। सोचिए, इतनी किताबें थी कि जलाने वालों को भी अंदाजा नहीं था कि वो सिर्फ कागज नहीं, पूरे मानव समाज का इतिहास जला रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, इधर नालंदा में ऐसा क्या था जो उसे मिटा दिया गया? एक ही क्या वो सिर्फ एक लाइब्रेरी थी या एक आइडिया? इधर क्या उस आग में किताबें जली थीं या भारत की आत्मा? और सबसे जरूरी बात, क्या आज हम सचमुच नालंदा को पुनर्जीवित कर पाए हैं या सिर्फ स्मारक बना दिए हैं? इस वीडियो में आप जानेंगे नालंदा की स्थापना कैसे और क्यों हुई, वो कौन थे जो वहां पढ़ाते थे और कैसे छात्र कैसे आते थे और क्या सीखते थे, नालंदा में किस तरह का अनुशासन और परीक्षा सिस्टम था, वो लाइब्रेरी क्या थी, सिर्फ एक इमारत या ज्ञान का महासागर, बख्तियार खिलजी कौन था और उसका मकसद क्या था, और आज का न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी क्या वो असली सपना पूरा कर रहा है? नालंदा सिर्फ एक इमारत नहीं था, वो एक विचार था कि ज्ञान को बांटा नहीं जाता, फैलाया जाता है। वो एक व्यवस्था थी जहां धर्म, विज्ञान, गणित, तर्क और दर्शन सब साथ पढ़ाए जाते थे। लेकिन जब एक विचार खतरनाक हो जाए तो तलवार चलती है, और यही हुआ। आज हम दुनिया के पीछे क्यों हैं? शायद इसलिए कि हमने कभी खुद को जाना ही नहीं। नालंदा की राख में हमारे सवाल दबे हुए हैं और इस वीडियो में हम उन्हीं सवालों को खोद कर निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं उस भारत की कहानी जहां ज्ञान की मशाल बुझा दी गई थी, लेकिन उसकी लौ आज भी हवा में बाकी है। जब भी हम भारत के स्वर्णिम इतिहास की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में युद्ध, साम्राज्य और राजा रानी की कहानियां आती हैं। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे साम्राज्य की जो तलवार नहीं, तर्क से चलता था। एक ऐसी सत्ता की जहां सेना नहीं, विद्वान सबसे बड़ी ताकत माने जाते थे, और उसी ताकत की पहचान बना नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा की कहानी शुरू होती है 5वीं सदी में, जब भारत पर शासन कर रहे थे गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त प्रथम। गुप्त वंश वो दौर था जिसे हम भारत का क्लासिकल एज कहते हैं। कला, साहित्य, विज्ञान, हर क्षेत्र में अद्भुत विकास हो रहा था। लेकिन कुमार गुप्त ने एक चीज और की जो शायद उस समय की सबसे क्रांतिकारी पहल थी, एक ऐसा विश्वविद्यालय बनवाना जो केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया के लिए हो। जी हाँ, नालंदा केवल एक धार्मिक संस्था नहीं थी, ये एक वैज्ञानिक और दार्शनिक संस्थान था। एक ऐसा स्थान जहां बौद्ध धर्म की शिक्षा के साथ साथ खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्वेद, तर्कशास्त्र, व्याकरण और दर्शन शास्त्र पढ़ाया जाता था। सोचिए, जब यूरोप अंधकार युग में था, उस समय भारत में एक ऐसी जगह खड़ी हो रही थी जो मानव सभ्यता की सबसे पहली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनने वाली थी। नालंदा की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था ज्ञान को सीमाओं से परे ले जाना। उस दौर में बौद्ध धर्म पूरे एशिया में फैल रहा था, तिब्बत से लेकर जापान तक और श्रीलंका से लेकर चीन तक। ऐसे में एक ऐसी जगह की जरूरत थी जो बौद्ध विद्या के साथ साथ तार्किक चिंतन और वैचारिक आजादी को बढ़ावा दे। नालंदा की जमीन पर पहला पत्थर रखते हुए कुमार गुप्त ने सिर्फ एक इमारत नहीं बनाई थी, उन्होंने एक विचारधारा को जन्म दिया था। एक ऐसी विचारधारा जो कहती थी कि शिक्षा केवल एक वर्ग की बपौती नहीं, बल्कि पूरे मानव समाज का अधिकार है। और इसी सोच से नालंदा बना एक विशाल ज्ञानपीठ, एक विश्वविद्यालय नहीं, ज्ञान की राजधानी। नालंदा कोई छोटी मोटी संस्था नहीं थी। एक समय पर वहां 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक रहते थे। पूरे परिसर में हॉस्टल, क्लासरूम, बगीचे, तालाब, प्रयोगशालाएं और विशाल पुस्तकालय थे, और ये सब कुछ था राजकीय संरक्षण में और पूरी तरह मुफ्त। विदेशी यात्री ह्वेनसांग शुआनजांग जब भारत आए तो उन्होंने नालंदा को देखकर लिखा, मैंने दुनिया में इतना व्यवस्थित, शांत और विद्वान समाज कहीं नहीं देखा।
वो खुद नालंदा में 5 साल तक पढ़े और फिर अपने साथ 6000 से ज्यादा पांडुलिपियां छीन ले गए। और अब जरा सोचिए, वो कौन सी शिक्षा थी जो इन लोगों को इतनी दूर से खींच लाई। नालंदा में केवल धर्म नहीं पढ़ाया जाता था, वहां डिबेट होता था, तर्कशास्त्र पर ओपन डिबेट। एक छात्र 5 साल तक सिर्फ विचारों को चुनौती देना सीखता था। यानी नालंदा ने क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दिया, कुछ ऐसा जो आज की शिक्षा प्रणाली में लगभग गायब है। नालंदा के शिक्षकों में नागार्जुन, धर्मपाल, शीलभद्र जैसे दार्शनिक थे जो सिर्फ विद्वान नहीं, विचार क्रांतिकारी थे। शीलभद्र तो इतने महान थे कि ह्वेनसांग ने उन्हें द मोस्ट लर्न्ड मैन इन द वर्ल्ड कहा था। नालंदा में पढ़ाई के नियम भी कमाल के थे। प्रवेश पाना आसान नहीं था। छात्र को मौखिक परीक्षा देनी पड़ती थी, जहां गुरु सवाल पूछता था, क्या तुम विचार कर सकते हो? क्या तुम असहमति को समझ सकते हो? और तब जाकर मिलता था प्रवेश। नालंदा का हर छात्र स्वतंत्र सोच, अनुशासन और तर्क के रास्ते पर चलता था। और यही नालंदा की असली ताकत थी। यहाँ शिक्षा सिर्फ डिग्री के लिए नहीं थी, ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए थी। सोचिए, जब दुनिया घोड़ों और तलवारों में, तब भारत में नालंदा जैसा विश्वविद्यालय तारों की गति और जीवन के अर्थ पर चर्चा कर रहा था। तो दोस्तों, नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, वो था भारत की उस रचना शक्ति का प्रतीक जो युद्ध नहीं, ज्ञान के बल पर विश्व को बदलना जानती थी। लेकिन इस महान परंपरा का क्या हुआ? वो विशाल भवन, वो ज्ञान की बहती धारा, वो विचारों की गूंज, सब अचानक कैसे गायब हो गए? अब तक आपने जाना कि नालंदा क्या था, कैसे एक सम्राट ने तर्क, विचार और ज्ञान को मंदिर से निकालकर विश्व के लिए एक विश्वविद्यालय में बदल दिया। लेकिन अब असली सवाल यह है कि इस अद्भुत संस्थान में पढ़ाया क्या जाता था और सीखने की प्रक्रिया कैसी थी। अगर आप सोचते हैं कि नालंदा में सिर्फ बौद्ध धर्म सिखाया जाता था, तो आप गलत हैं। नालंदा एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां धर्म के साथ साथ विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद, व्याकरण, राजनीति और तर्कशास्त्र भी पढ़ाया जाता था। यह एक मल्टी डिसिप्लिनरी संस्थान था, आज के आईआईटी और आईआईएम से कहीं ज्यादा गहराई और विस्तार वाला। आइए जरा कल्पना कीजिए, सुबह के समय छात्र ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, लेकिन यह ध्यान आध्यात्मिक कम और मानसिक अनुशासन ज्यादा है। इसके बाद शुरू होती है क्लासरूम डिस्कशंस। तौर पर धर्मपाल, नागार्जुन, शीलभद्र ये केवल विद्वान नहीं, अपने आप में चलती फिरती लाइब्रेरियां थे। शीलभद्र के बारे में कहा जाता है कि वो किसी भी ग्रंथ का अर्थ ऐसे खोलते थे जैसे आम्रफल का छिलका हटाकर रस निकाल दिया जाए। नालंदा में सीखना एक सामाजिक क्रिया था। छात्र आपस में ज्ञान साझा करते थे। गुरु भी खुद को सर्वज्ञ नहीं मानते थे, बल्कि कहते थे, हर छात्र कुछ न कुछ सिखाता है और हर सवाल एक नया रास्ता खोलता है। और सबसे बड़ी बात, नालंदा में जात पात, भाषा, धर्म की कोई दीवार नहीं थी। वहां तिब्बत से, चीन से, श्रीलंका से, अफगानिस्तान, ईरान और मंगोलिया से छात्र आते थे। किसी से उसकी जात नहीं पूछी जाती थी, केवल एक चीज पूछी जाती थी, क्या तुम सीखना चाहते हो? सोचिए, 1600 साल हिंदी में साल पहले भारत जब नालंदा जैसी सोच रखता था, तो हम आज कहां खड़े हैं? क्या आज भी हमारी शिक्षा तर्क पर आधारित है? क्या हम डिग्री नहीं, सोचने की आजादी को महत्व देते हैं? नालंदा हमें यही सिखाता था कि शिक्षा का मकसद नौकरी नहीं, स्वतंत्रता है, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। लेकिन नालंदा का यह स्वर्ण युग हमेशा नहीं चला। आने वाले वर्षों में एक ऐसी आंधी आई जिसने इस ज्ञान मंदिर को राख में बदल दिया। अब तक हमने नालंदा का वैभव देखा, वो ज्ञान का साम्राज्य, वो दर्शन की महाकुंभ, जहां हजारों छात्र हजारों मील दूर से चलकर आते थे, सिर्फ एक चीज के लिए, ज्ञान। लेकिन एक ऐसा दिन भी आया जब इसी ज्ञान की धरती पर तलवारें चली, किताबें जली और सदियों की साधना को कुछ घंटों में राख कर दिया गया। यह कहानी है इतिहास के सबसे दुखद अध्यायों में से एक की। नालंदा का विनाश। साल था 1193 ईस्वी। दिल्ली और बिहार के बीच लगातार राजनीतिक उथल पुथल हो रही थी। बख्तियार खिलजी नाम का एक तुर्क आक्रमणकारी जो घुरिद एम्पायर का सेनापति था, उसने बिहार पर हमला बोला। उसका मकसद था विस्तार, और रास्ते में नालंदा आई। अब सवाल यह है कि एक सेना को नालंदा से क्या खतरा था? जवाब है नालंदा का प्रभाव। नालंदा कोई किला नहीं था, लेकिन यह विचारों का गढ़ था। यह एक ऐसी जगह थी जो अंधकार के खिलाफ प्रकाश फैला रही थी।
और जो भी सत्ता विचारों से डरती है उसे नालंदा जैसे संस्थान सबसे बड़ा खतरा लगा। इतिहासकारों के अनुसार बख्तियार खिलजी जब नालंदा पहुंचा तो उसने इसे एक बौद्ध मठ समझा और बिना किसी विचार के आग लगा दी। सिर्फ एक आदेश, और नालंदा की 9 मंजिला लाइब्रेरी, जिसका नाम था धर्मगंज, 3 महीने तक जलती रही। जी हाँ, 3 महीने तक। सोचिए ऐसी क्या चीजें थीं उस लाइब्रेरी में जो इतनी देर तक जलती रहीं। जवाब है हजारों पांडुलिपियां, ग्रंथ, दर्शन, विज्ञान, चिकित्सा और वो तमाम ज्ञान जो उस समय मानवता के पास सबसे दुर्लभ था। जीरो का सिद्धांत, सुश्रुता और कारका के चिकित्सा ग्रंथ, खगोल विज्ञान की पांडुलिपियां, सब कुछ भस्म कर दिया गया। ह्वेनसांग, इत्सिंग और कई अन्य यात्रियों द्वारा जो ज्ञान सदियों तक दुनिया में बांटा गया था, उस स्रोत को एक ही दिन में मिटा दिया गया। बताया जाता है कि नालंदा में उस समय भी 1000 से ज्यादा छात्र और शिक्षक मौजूद थे। उन सबको या तो मार डाला गया या गुलाम बना लिया गया, और सबसे दुखद बात, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि नालंदा उस समय तक राजकीय संरक्षण से बाहर हो चुका था। पाल वंश का पतन हो चुका था और भारत में राजनैतिक बिखराव था। कोई एकजुट नेतृत्व नहीं था जो नालंदा जैसे संस्थान को दुश्मनों से बचा पाता। और इसी के साथ 800 साल पुरानी एक परंपरा जो गुप्त सम्राटों से शुरू हुई थी, वो अंधकार में विलीन हो गई। लेकिन यह सिर्फ नालंदा का अंत नहीं था, यह उस भारत का अंत था जो ज्ञान से दुनिया का नेतृत्व करता था। नालंदा के जलने का मतलब था तर्क का खात्मा, स्वतंत्र सोच का खात्मा और भारत के बौद्धिक स्वाभिमान का अपमान। सवाल ये नहीं कि नालंदा क्यों जली, सवाल ये है कि हमने उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। और यही सवाल आज भी प्रासंगिक है। जब आज भी किताबें हटाई जाती हैं, विचार कुचले जाते हैं और तर्क को चुप कराया जाता है, तब हर बार नालंदा फिर से जलती है। लेकिन क्या नालंदा हमेशा के लिए खत्म हो गई? क्या उस राख में कोई चिंगारी बची थी जो फिर से ज्वाला बन सकती थी? अगले भाग में जानिए किसने नालंदा की धरोहर को बचाया, कैसे कुछ भिक्षु और यात्रियों ने नालंदा के ज्ञान को दुनिया को। नालंदा की राख आज भी हवाओं में तैर रही है। जहां कभी ज्ञान के दीप जलते थे, वहां अब सिर्फ खामोशी है। लेकिन ये कहानी अभी अधूरी है। पार्ट 2 में जानेंगे कौन था वो जिसने नालंदा को जलाया, क्यों जलाया गया भारत का सबसे बड़ा ज्ञान मंदिर। यह पार्ट 2 जल्द आ रहा है। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आप सच से जुड़ सकें। और जब तक पार्ट 2 आता है, स्क्रीन पर जो वीडियो है उसे जरूर देखिए। सिंधु सभ्यता, जब दुनिया अंधेरे में थी, भारत तब भी उजाला था। एड क्लिक करिए और जानिए वो शुरुआत जिसने हमें महान बनाया।